अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है वो रिक्वेस्ट आई थी कि मैम आप इको 403 के लेसन नंबर 31 से 45 तक के कंप्लीट करें। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स मेरी जो है वो फुल कोशिश होगी कि मैं फाइनल से पहले आपके लेक्चर को कंप्लीट कर सकूं। और जो है वो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि मेरा जो भी वीडियो आएगा, जो भी मेरी जो है वो मैं अपलोड करूँगी, कोई करंट पेपर्स भी सोल्यूशंस भी आपको इसी चैनल पर मिलेंगे इंशाल्लाह। और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपकी पेपर से मुताबिक होंगी। तो अगर आपको वैसे खुद भी जो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलते हैं। हमारे पास आज का जो टॉपिक है द मेंडल फ्लेमिंग मॉडल कंटिन्यूड चैप्टर है। हमने लेक्चर नंबर 30 में भी जो है वो इसको देखा है और मैंने इसका कंसेप्ट बताया आपको। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं लिए तो वो आप पहले वाच कर देर आप जो है 31 लेक्चर पे आइएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो आपने जो है वो यहाँ पे देखना है कि ट्रेड पॉलिसी क्या होता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, और यहाँ पे आपने एक और चीज़ देखनी, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने पहले भी आई थिंक आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया कि फ्लोटिंग क्या होता है और फिक्स्ड क्या होता है। देखिए, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वो होता है कि जैसे कि हमारे पास इसमें जो है वो करेंसी की वैल्यू वो जो है वो कम या ज़्यादा होती रहती है। जैसे डॉलर है, डॉलर की अगर इस टाइम पे अगर $1 की कीमत अगर हम कहते हैं कि हमारे पास 285 है, तो 2-3 दिन बाद या कल की बात या 1 घंटे के बाद कोई पता नहीं होता डॉलर कब गिर रहा है कब बढ़ रहा है। तो हम कह दें कि कल जो है वो आने वाला कल जो है वो हमारे पास उस वक्त इसकी डॉलर की कीमत 300 भी हो सकती है, या उससे आगे आने वाले कल को जो है वो हमारे पास जो है वो 200 भी इसकी डॉलर की कीमत हो सकती है। यानी ये हमारे पास यानी चेंज होता रहता है, ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। जबकि हम अगर फिक्स एक्सचेंज रेट की बात करें तो फिक्स एक्सचेंज रेट में ये होता है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि हम रियाल की बात कर लेते हैं, धर्म की बात करते हैं। जैसे कि हम सऊदी अरबिया की रियाल की बात करते हैं, हम कहते हैं कि एक रियाल जो है वहाँ का हो तो हमारे पाकिस्तानी जो है वो 27 रुपीज़ बनते हैं, सपोज कर रही हूँ। ठीक है, तो बट आई डोंट नो एग्जैक्ट क्या जो है वो इसका सीन है कि 1 रियाल के क्या जो है वो पाकिस्तानी पैसे बनते हैं, मुझे नहीं पता फिक्स। लेकिन हाँ, मैं एग्जांपल देती हूँ कि 1 रियाल की जो है वो 27 रुपीज़ है। तो ये इतने ही रहेगा। अगर आपका डॉलर बढ़ रहा है या गिर रहा है, ये इस पर डिपेंड नहीं करता। इसकी जो फिक्स रेट ये है कि मतलब एक सऊदी अरब का 1 रियाल जो है वो पाकिस्तानी 27 रुपये बनाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फिक्स एक्सचेंज रेट होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे आ जाइए। पहला पॉइंट, ट्रेड पॉलिसी अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। ठीक है, पॉइंट है तो इसमें लिखा हुआ है कि एट एनी गिवन वैल्यू ऑफ ई आर टैरिफ और कोटा रिड्यूस इंपोर्ट्स इंक्रीज एंड एक्स एंड शिफ्ट्स आईएस टू द राइट। तो स्टूडेंट्स देखें, जब एक्सचेंज रेट जो है एक्सचेंज रेट फ्लोटिंग जब एक्सचेंज रेट फ्लोटिंग है और अगर हम टैरिफ या कोटा लगाते हैं तो ये इंपोर्ट्स को जो है वो रिड्यूस कर देता है। ठीक है, और एनएक्स जो है उसको इंक्रीज़ कर देता है, और जो आईएस कर्व होगी वो शिफ्ट राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगी राइट साइड पर। ठीक है, मतलब क्या कहते हैं कि जब हम जो है वो ई की वैल्यू को जो है वो कोई भी वैल्यू ई की दी जाती है, जब हम उस पर टैरिफ या कोटा को जो है वो यूज़ करते हैं, उस पर यानी टैरिफ या कोटा लगाते हैं, तो ये जो है वो इंपोर्ट्स को क्या कर देगी, कम कर देगी, रिड्यूस कर देगी। और जो एनएक्स है नेट एक्सपोर्ट्स, उसको जो है वो क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। सो इसके जो है वो आईएस कर्व इस तरह जो है वो राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, टैरिफ या कोटा लगाने से इंपोर्ट्स कम हो जाएगा, और इंपोर्ट्स कम होने से एनएक्स बढ़ जाएगा, और एनएक्स बढ़ने से जो है वो आईएस कर्व राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आईएस कर्व है राइट साइड पे शिफ्ट होने से जो है वो इसके ये जो है वो इकोनॉमी में डिमांड जो है वो बढ़ जाती है इससे, और जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो उसमें भी इंक्रीज़ हो जाए वो इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है हमारी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है लेसन अबाउट ट्रेड पॉलिसी। अच्छा, एक और बात बताते चलो, ये ग्राफ जो है ये आप लोगों ने जो है वो खुद ही देख लेने हैं। ठीक है, अब लेसन अबाउट ट्रेड पॉलिसी में क्या होता है, जो imports restrictions cannot reduce the trade deficit even though annex is unchanged, there is less trade. The trade restrictions reduces imports, exchange rate appreciation reduce exports, less trade means fewer gains from trade. Import restrictions on specific products save jobs in the domestic industries that produce that products but destroy jobs in export प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स। मतलब क्या कहते हैं इसमें, देखिए ये होता है कि जो इंपोर्ट्स रिस्ट्रिक्शन से ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम नहीं होता। ठीक है, इन्होंने जो बताया है वो ये कहा है कि इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन से ट्रेड डेफिसिट कम नहीं होगा, और इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन से ट्रेड कम हो जाता है, जिससे जो है वो गेंस फ्रॉम ट्रेड भी जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद वो कहते हैं कि इंपोर्ट्स रिस्ट्रिक्शन से जो है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ में जॉब जो है वो बचाते हैं, और लेकिन जो एक्सपोर्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स में जो है वो जॉब्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ठीक है, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस में डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ में क्या होती हैं, जॉब्स जो है वो सेव हो जाती हैं, और जबकि एक्सपोर्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स में जॉब्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, यानी तबाह बर्बाद हो जाता है ये सीन। ठीक है, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन से टोटल एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता।
और वो कहते हैं कि जो इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन से जो है वो सेक्टरल शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे जो है वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, ये सारे जितने भी इन्होंने ये जो पॉइंट्स बताए हमें, इनसे हमें ये पता चलता है कि इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन से ट्रेड पॉलिसी में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इससे हमें जो है वो ये समझने में मदद मिलती है कि जो है वो ट्रेड पॉलिसी को केयरफुली डिज़ाइन करना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स आ जाता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स। अंडर अ सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स द कंट्रीज सेंट्रल बैंक स्टैंड्स रेडी टू बाय और सेल the domestic currency for foreign currency at a predetermined rate in the context of the Mendel-Fleming model. The central bank shifts the LM curve as required to keep E at its pre-announced rate. This system fixes the nominal exchange rate in the long run. When prices are flexible, the real exchange rate can move even if the nominal rate is fixed. इसमें क्या कहा जाता है, वो कहते हैं, इसका मतलब ये है कि जो है वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स के सिस्टम में एक मुल्क का जो सेंट्रल बैंक है वो अपनी डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी के साथ एक जो है वो प्री डिटरमाइंड रेट पर बाय या सेल करने के लिए जो है वो रेडी रहता है। ठीक है, जबकि मेंडल फ्लेमिंग मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है कि जो सेंट्रल बैंक एलएम कर्व को क्या करता है, शिफ्ट करता है, ताकि ई को उसके प्री अनाउंस्ड रेट पर जो है वो रखा जा सके, और ये जो है वो सिस्टम नॉमिनल एक्सचेंज रेट को फिक्स करता है। ठीक है, ये इन्होंने कहा। और फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि जो लॉन्ग रन में जब प्राइसेस जो है वो फ्लेक्सिबल होती हैं तो रियल एक्सचेंज रेट मूव हो सकता है चेंज नॉमिनल रेट फिक्स को। ठीक है, और जो चाहे नॉमिनल रेट जो है वो फिक्स हो तो इस तरह जो है वो रियल एक्सचेंज रेट मूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें भी जो है वो हमें ये चीज़ मिलती है कि फिक्स एक्सचेंज रेट्स के सिस्टम में कि सेंट्रल बैंक की जो है वो रोल क्या होती है और ये जो है वो सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है फिजिकल पॉलिसी अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स। अब इसमें कहते हैं कि अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स अ फिजिकल एक्सपेंशन वुड रेज ई टू कीप ई फ्रॉम राइजिंग द सेंट्रल बैंक मस्ट सेल डोमेस्टिक करेंसी विच इंक्रीजेज एम एंड शिफ्ट एलएम राइट। इसमें वो कहते हैं कि जो फिक्स चेंज रेट के अंडर जो है वो अगर गवर्नमेंट फिजिकल एक्सपेंशन जो है वो करती है, जैसे कि जितना भी जो गवर्नमेंट का जो खर्चा बढ़ता है या टैक्स कम होता है, तो ये एक्सचेंज रेट ई को जो है वो क्या कर देता है, चेंज कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, ये नहीं, लेकिन फिक्स एक्सचेंज रेट का जो सिस्टम में जो है वो सेंट्रल बैंक को एक्सचेंज रेट को जो है वो स्टेबल रखना पड़ता है, इसलिए सेंट्रल बैंक को डोमेस्टिक करेंसी को जो है वो बेचना पड़ जाता है, जिससे मनी सप्लाई में जो है वो बढ़ जाता है और एलएम कर्व राइट साइड पर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स। अब मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि देखें, एन इंक्रीज इन एम वुड शिफ्ट एलएम राइट एंड रिड्यूस ई टू प्रिवेंट द फॉल इन ई द सेंट्रल बैंक मस्ट बाय डोमेस्टिक करेंसी विच रिड्यूसेस एम एंड शिफ्ट्स एलएम बैक लेफ्ट। ये कहता है कि फिक्स एक्सचेंज रेट्स के अंडर जो है वो अगर सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करता है तो ये एलएम कर्व को जो है वो राइट साइड पर शिफ्ट कर देता है, और एक्सचेंज रेट जो ई जो है वो उसको जो है वो क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। लेकिन फिक्स एक्सचेंज रेट्स के सिस्टम में ऐसा होता है कि सेंट्रल बैंक को एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखना पड़ता है, और इसलिए सेंट्रल बैंक को डोमेस्टिक करेंसी को जो है वो बाय करना पड़ता है, जिससे मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाती है और एलएम कर्व जो है लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो जाता है। ऊपर हमने देखी ये दोनों मॉनेटरी पॉलिसी अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट और जो है हमने ऊपर पढ़ा था फिजिकल पॉलिसी अंडर एक्सचेंज रेट, इनमें जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। मैंने आपको ऊपर भी पढ़ाया, नीचे भी आप देखें इनमें क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, यानी इसमें जो है मॉनेटरी पॉलिसी में जो है वो हमारा एलएम कर्व लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो जाता है, जबकि हमारे पास फिजिकल में जो है वो हमारे पास किसमें राइट साइड पर शिफ्ट हो जाता है, और इसमें जो है वो हमारी मनी जो है वो बढ़ जाती है, और जबकि इसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसमें जो है वो हमारी मनी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, और जबकि फिजिकल में हम जो है वो डोमेस्टिक करेंसी को जो है वो बेचना पड़ता है, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी में जो है वो डोमेस्टिक करेंसी को ख़रीदना पड़ता है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये इनमें आप देख लीजिएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आ जाता है trade policy under fixed exchange rates. A restrictions and imports puts upward pressure on E to keep from rising. The central bank must have domestic currency which increase M and shift LM right. Imports restrictions do not affect Y or NX under fixed rates. Imports अच्छा, इसमें ये कहा जाता है, मैं आपको बताती चलूँ, फिक्स एक्सचेंज रेट के अंडर अगर इंपोर्ट्स रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं तो ये एक्सचेंज रेट जो ई है उस पर जो है वो अपवर्ड प्रेशर डालता है। ठीक है, ई पर अपवर्ड प्रेशर डालता है, और इससे जो है वो सेंट्रल बैंक को डोमेस्टिक करेंसी को जो है वो बेचना पड़ जाता है, जिससे मनी सप्लाई बढ़ जाती है और एलएम कर्व जो है वो राइट साइड पर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है,
तो मतलब कि जो है वो एक्सचेंज रेट ई जो है वो स्टेबल रहता है, यानी कि डेल इज इक्वल टू 0, और इकोनॉमिक आउटपुट वाई जो है वो बढ़ जाता है और नेट एक्सपोर्ट्स भी जो है यहाँ पर बढ़ जाता है। लेकिन ये जो बेनिफिट होता है ये हमें दूसरे कंट्रीज़ के नुकसान पर होते हैं, ठीक है। दूसरे कंट्रीज़ को अगर नुकसान होगा तब हमें जो है वो इस सिलसिले में इसमें सिस्टम में जो है वो हमें इसका बेनिफिट हासिल होगा, क्योंकि ये पॉलिसी डिमांड को फॉरेन गुड्स से डोमेस्टिक गुड्स की तरफ जो है वो शिफ्ट करती है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है समरी ऑफ जो है वो पॉलिसी इफेक्ट्स टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट रेगनी। यहाँ पे हमारे पास फ्लोटिंग है और फिक्स्ड, जो हमें ऑलरेडी पीछे प्रीवियस लेक्चर में इसी लेक्चर में जो है वो हमने पढ़ा है। और तो यहाँ पे हमारे पास पॉलिसी है, फिजिकल में आ गया, मॉनिटरी में आ गया, इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस में आ गया। तो ये हमारे पास वाई है, ये ई है, ये हमारे पास नेट एक्सपोर्ट्स है, ये इनकम आ गया, ये हमारे पास जो है वो, ठीक है, आगे एक्सचेंज रेट आ गया। तो ये आपने दोनों में देख लेना है, ठीक है। इसके बाद है स्टूडेंट्स आप आ जाते हैं इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स पर। तो यहाँ पे जो है वो दो रीजंस है वाई आर, वो कहते हैं कि देयर आर टू रीजंस वाई आर में डिफर फ्रॉम आर स्टैरिक। आर और आर स्टैरिक भी कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। तो मतलब कंट्री रिस्क का दूसरा एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट चेंजेस है। तो इसमें कंट्री रिस्क में हमारे पास क्या है और एक्सपेक्टेड, देखिए मैं आपको बताती हूँ। इंटरेस्ट रेट, उनका कहना है कि जो इंटरेस्ट रेट आर जो है वो एक मुल्क में और दूसरे मुल्क में जो है वो आर स्टैरिक में जो है वो कैसे सेपरेट हो सकता है, इसकी कौन सी वजह है। तो दो वजह उसकी, एक कंट्री रिस्क है, दूसरा एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो अब कंट्री रिस्क में क्या होता है कि एक जो है वो कंट्री के बोरोज डिफ़ॉल्ट करने का बोरोज़ को जो है वो डिफ़ॉल्ट करने का जो है वो क्या कहते हैं कि स्ट्रेन जो उनको ख़तरा है, जो पॉलिटिकल या इकोनॉमिक जो है वो टर्मोइल की वजह से हो सकता है। लेकिन इन जो लैंडर्स हैं उनको जो है वो इस खतरे के लिए जो है वो इंटरेस्ट रेट की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये कंट्री रिस्क होता है। जबकि एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट चेंजेस में क्या होता है कि अगर एक कंट्री की एक्सचेंज रेट जो है वो गिरने की जो है वो उम्मीद हो तो उसके बोरोर्स को जो है वो इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, ताकि लैंडर्स को एक्सपेक्टेड करेंसी डिप्रिसिएशन के लिए जो है वो कंपनसेट किया जा सके, ठीक है। इससे जो है वो हमें ये होता है कि एक मुल्क की इकनॉमी और उसके बोर्स की जो इकनॉमी है उनको जो है वो आपस में किस तरह जो है वो फेस करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद जो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है डिफरेंशियल्स इन द जो है वो एमएफ मॉडलिंग। इसमें आर इज इक्वल टू बराबर होता है आर स्टैटिक प्लस समथिंग वे थीटा इज अ रिस्क प्रीमियम है हमारे पास। और ये सब्स्टिट्यूट द एक्सप्रेशन फॉर आर इनटू द आईएस एंड एलएम इक्वेशंस, आपने ये कर लेनी है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है द इफेक्ट्स ऑफ एन इंक्रीज। आईएस शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड पर बिकॉज क्योंकि थीटा ग्रेटर देन है और आर भी ग्रेटर देन और इंटरेस्ट रेट डिक्रीज है, ठीक है। यानी आर थीटा भी इंक्रीज़ है, आर भी इंक्रीज़ है और आई जो है वो डिक्रीज़ है। एल एम शिफ्ट राइट साइड पर उस वक्त होगा क्योंकि हमारे पास थीटा इंक्रीज़ होगा, आर भी इंक्रीज़ होगा और एम बाई पी इंटू डी जो है वो हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगा। सो वाई मस्ट राइज टू रिस्टोर मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। द इफेक्ट्स ऑफ एन इंक्रीज इन वो मतलब कि द फॉल इन ईज इंस्टीट्यूट एंड इंक्रीज इन कंट्री रिस्क आर अनएक्सपेक्टेड डिप्रिसिएशन मेक्स होल्डिंग द कंट्रीज करेंसी लेस अट्रैक्टिव, ठीक है। नोट भी दिया हुआ कि अनएक्सपेक्टेड डिप्रिसिएशन इज अ सेल्फ फुलफिलिंग prophecy. The increase in y occurs because the boost in nx from the depreciation is even greater than the fall in I from the rise in r, ठीक है। इसमें ये क्या होता है कि ये जो अच्छा है ना हमारे पास जो इन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट दिया कि एक्सचेंज रेट और इकोनॉमिक आउटपुट के बीच का जो है ये एक रिलेशनशिप होता है। इसमें ये होता है कि अगर एक मुल्क की जो रिस्क की एक्सपेक्टेड डिप्रिसिएशन बढ़ जाती है तो एक्सचेंज रेट जो है वहाँ पर गिर जाता है, क्योंकि मुल्क की करेंसी को होल्ड करना कम अट्रैक्टिव हो जाता है और इसकी इकोनॉमिक आउटपुट जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। एक्सचेंज रेट गिर जाएगा, इकोनॉमिक आउटपुट बढ़ जाती है क्योंकि नेट एक्सपोर्ट्स में जो है वो बूस्ट होता है और जो कि एक्सचेंज रेट की डिप्रिसिएशन से जो है वो होता है और ये बूस्ट जो है वो इंटरेस्ट जो है वो फॉल से भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो सो ये जो है वो इससे जो है हमें यही लर्न होता है कि रिस्क या एक्सपेक्टेड डिप्रिसिएशन बढ़ जाती है तो ये एक्सचेंज रेट और इकोनॉमिक आउटपुट पर क्या जो है वो इफेक्ट डाल सकता है। तो ये जो है वो इफेक्ट डालता है कि इकोनॉमिक आउटपुट बढ़ जाता है हमारे पास और एक्सचेंज रेट गिर जाता है हमारे पास, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपका लेक्चर नंबर 31 कंप्लीट हो गया। आई होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।